यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है। ये तो 1.5 करोड़ साल लंबा एक ऐसा सफर है जिसके बारे में सोचकर ही हैरानी होती है। तो आज चलिए इसी इनक्रेडिबल जर्नी के कुछ सबसे जरूरी पड़ावों को समझते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों के लिए ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी कहाँ से शुरू होती है? शायद एनसीईआरटी की इस बायोलॉजी की किताब से, है ना? पर ये सिर्फ कुछ शब्द और तस्वीरें नहीं हैं। ये तो हमारे अपने वजूद की कहानी है। तो आज चलिए इस किताब के पन्ने को असलियत में बदलते हैं और इस कहानी को जिंदा करते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। इतना पीछे कि हम पहुंच जाएं अपने सबसे शुरुआती प्राइमेट पूर्वजों तक, मतलब जहां से हमारे विकास की पहली ईंट रखी गई थी। तो सवाल है, हम कितना पीछे जा रहे हैं? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 1.5 करोड़ साल पहले की। सोचिए, उस वक्त ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस जैसे प्राइमेट्स इस धरती पर घूम रहे थे। अब यहां एक दिलचस्प बात है। इन दोनों शुरुआती प्राइमेट्स में ना छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी फर्क थे। जैसे ड्रायोपिथेकस ज्यादातर ऐप जैसे, मतलब वन मानुष जैसे दिखते थे, लेकिन जो रामापिथेकस थे उनमें इंसानों जैसे लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। तो कह सकते हैं कि यहीं से वो रास्ता बना जो आगे चलकर हमारी तरफ आने वाला था। और अब कहानी में आता है एक रेवोल्यूशनरी ट्विस्ट, एक ऐसा कदम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कदम था पेड़ों से जमीन पर उतरना और 2 पैरों पर चलना। सही मायनों में ये हमारे भविष्य की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम था। तो चलिए टाइम में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब हम अपनी टाइमलाइन पर पहुंच गए हैं आज से लगभग 30 से 40 लाख साल पहले। इथियोपिया और तंजानिया जैसी जगहों पर जो फॉसिल्स मिले हैं ना, वो एक बिल्कुल नई कहानी बताते हैं। कहानी ये है कि पूर्वी अफ्रीका में हमारे पूर्वज 2 पैरों पर सीधा चलने लगे थे। तो आखिर ये सीधे चलने वाले प्राइमेट्स थे कौन? वेल, इन्हें नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जरा कल्पना कीजिए, इनकी हाइट मुश्किल से 4 फीट रही होगी। ये शिकार के लिए पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, पर खाते ज्यादातर फल ही थे। ये हमारे सफर का एक बहुत ही अहम मोड़ था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां पहली बार हमें कोई अपने जैसा मिलता है, मतलब एक ऐसा जीव जिसे हम मानव जैसा कह सकते हैं। यहीं से शुरुआत होती है हमारे अपने जीनस यानी होमो की। यहां एक जरूरी शब्द आता है, होमिनिड। ये नाम उस पहले जीव को दिया गया जिसे ह्यूमन लाइक माना गया। और बस यहीं से हमारे यानी होमो वंश की असल कहानी शुरू हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले मानव जैसे पूर्वज से, होमो हैबिलिस। इनका एक निकनेम भी था, द टूल मेकर, यानी औजार बनाने वाला। और ये बात बहुत बड़ी थी क्योंकि ये पहली बार था जब हमारे पूर्वज सिर्फ चीजों को यूज नहीं कर रहे थे बल्कि उन्हें बना रहे थे। अब सोचिए, औजार बनाने के लिए क्या चाहिए? एक स्मार्टर ब्रेन, राइट? होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी थी लगभग 650 से 800 सीसी के बीच। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अब सोचने, प्लान करने और कुछ नया बनाने की काबिलियत पैदा हो चुकी थी। इसके बाद एवोल्यूशन की अगली कड़ी में आते हैं होमो इरेक्टस। इन्हें हम एक तरह से ट्रैवलर या यात्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फॉसिल्स 1891 में दूर जावा तक में मिले थे, जो दिखाता है कि ये एक जगह टिक कर नहीं रहे बल्कि फैल रहे थे। और जरा विकास की रफ्तार तो देखिए, होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज बढ़कर हो गया लगभग 900 सीसी। ये एक जबरदस्त छलांग थी। और जाहिर है, इतने बड़े दिमाग को चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कैलोरी चाहिए थी। शायद इसीलिए इन्होंने मांस खाना शुरू कर दिया। तो अपनी टाइमलाइन पर वापस चलते हैं। अगर हम इन दोनों को वहां रखें तो हम देखते हैं कि लगभग 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस आए और उनके कुछ ही लाख साल बाद करीब 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस का दौर शुरू हुआ। चलिए अब कहानी में एंट्री होती है हमारे एक और बहुत मशहूर रिश्तेदार की। बात करते हैं निएंडरथॉल्स की। अक्सर इन्हें सिर्फ केवमैन या आदि मानव समझ लिया जाता है, पर सच तो यह है कि ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे। और ये आंकड़ा यकीन मानिए ये आपको चौंका देगा। निएंडरथल का ब्रेन साइज था 1400 सीसी। पता ये कितना है? ये आज के मॉडर्न इंसानों के ब्रेन साइज के बराबर है, बल्कि कुछ मामलों में तो उससे भी ज्यादा। तो ये बात तो पक्की है कि वो हमारी ही तरह बहुत इंटेलिजेंट थे। वैसे एवोल्यूशन में ना
कई हैरान करने वाली पहेलियां भी हैं। मिसाल के तौर पर, क्या ये बात पता थी कि एक बेबी चिंपैंजी की खोपड़ी एक बड़े चिंपैंजी की खोपड़ी से ज्यादा एक बड़े इंसान की खोपड़ी से मिलती जुलती है? अजीब है ना? ये दिखाता है कि एवोल्यूशन हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। खैर, चलिए वापस निएंडरथल्स पर आते हैं। तो निएंडरथल्स सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं थे, उनका अपना एक कल्चर भी था। वो अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे, और सबसे बड़ी बात, वे अपने लोगों को मरने के बाद दफनाते थे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये भावनाओं, सम्मान और एक सोशल बॉन्डिंग का शायद पहला सबूत था। और अब स्टेज पर एंट्री होती है हमारी, यानी होमो सेपियंस, मॉडर्न ह्यूमंस। और हमारे आने के साथ ही कल्चरल डेवलपमेंट में जैसे एक विस्फोट हो गया। अगर इस पूरी कहानी को देखें तो हमारी अपनी स्पीशीज होमो सेपियंस इसमें काफी नई है। हम आइस एज के दौरान आज से लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले ही सामने आए। और हमारे आने के बाद जो हुआ उसे ग्रेट एक्सेलरेशन कहना गलत नहीं होगा। हम अफ्रीका से निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। फिर करीब 18,000 साल पहले पहली बार कला का जन्म हुआ, गुफाओं में पेंटिंग्स बनी, और फिर लगभग 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई, जिसने इंसानी बस्तियों की नींव रख दी। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं, इसके सबूत आज भी मौजूद हैं। भारत में ही मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में जो हजारों साल पुरानी गुफा पेंटिंग्स मिली हैं, वो इसी क्रिएटिव एक्सप्लोजन का एक जीता जागता सबूत हैं। और बस यहीं पर हमारी एवोल्यूशन की कहानी हिस्ट्री की कहानी में बदल जाती है। खेती और बस्तियों के साथ ही सभ्यताओं का बनना और बिगड़ना शुरू हुआ, एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसकी कहानी आज भी लिखी जा रही है। तो 1.5 करोड़ साल का ये सफर हमें आज यहाँ ले आया है। पत्थर के औजारों से लेकर आर्ट बनाने तक, आग पर काबू पाने से लेकर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बसाने तक हमने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है। पर अब सवाल ये है कि इस शानदार कहानी का अगला चैप्टर अरबों साल लंबी है, लेकिन इसकी पूरी पटकथा बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखी गई है, हमारे जेनेटिक कोड में। आज हम इसी कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे जेनेटिक बदलावों ने डायनासोर से लेकर इंसानों तक पृथ्वी पर जीवन की ये पूरी महागाथा लिख दी। चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन एकदम स्थिर हो, कुछ भी न बदल रहा हो, कोई नई प्रजाति न बन रही हो, कोई पुरानी खत्म न हो रही हो। क्या ऐसा मुमकिन है? साइंस में इस आइडिया के लिए एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। आसान भाषा में ये एवोल्यूशन का न्यूट्रल गियर है, एक ऐसी काल्पनिक स्थिति जहां सब कुछ बैलेंस में है, कुछ भी बदल नहीं रहा। साइंटिस्ट्स इसी काल्पनिक 0 पॉइंट से असल दुनिया की तुलना करते हैं, ये समझने के लिए कि विकास असल में कितना और किस दिशा में हो रहा है। और इस बैलेंस के नियम को कहते हैं हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत। सीधे शब्दों में कहें तो ये विकास न होने का नियम है। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो हमें बताता है कि वो कौन सी शर्तें हैं जब चीजें स्थिर रहती हैं। चलिए इस गणित को थोड़ा आसान बनाते हैं। मान लीजिए किसी आबादी में फूलों के रंग के लिए 2 जीन हैं। एक है डोमिनेंट कैपिटल ए जो लाल रंग देता है, और दूसरा है रिसेसिव स्मॉल ए जो सफेद रंग देता है। तो P का मतलब है कि आबादी में लाल रंग वाले जीन यानी A कितने हैं, और Q का मतलब है कि सफेद रंग वाले जीन स्मॉल a कितने हैं। सिंपल। और ये रहा पूरा समीकरण। यहां P² का मतलब है वो फूल जिनमें दोनों जीन लाल वाले हैं, Q² का मतलब है वो फूल जिनमें दोनों जीन सफेद वाले हैं, और 2PQ वो हैं जिनमें एक लाल और एक सफेद जीन है। जब तक इन सबकी टोटल फ्रीक्वेंसी 1 यानी 100% बनी रहती है, तब तक आबादी में कोई बदलाव नहीं हो रहा, वो परफेक्ट बैलेंस में है। लेकिन हम सब जानते हैं असल दुनिया में चीजें बदलती हैं, इवोल्यूशन होता है। तो फिर असली सवाल यह है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो इस हार्डी-वेनबर्ग के शांत स्थिर तालाब में पत्थर फेंकती हैं और विकास की लहरें पैदा करती हैं। तो इस शांति को भंग करने वाले, या यूं कहें कि एवोल्यूशन को चलाने वाले 5 बड़े फैक्टर्स हैं। इन्हें आप विकास के इंजन भी कह सकते हैं, जैसे एक आबादी से दूसरी आबादी में जीन्स का जाना, जेनेटिक कोड में अचानक से कोई बदलाव यानी म्यूटेशन, किस्मत के खेल से होने वाले बदलाव यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट, और हाँ, सबसे बड़ा खिलाड़ी नेचुरल सिलेक्शन। चलिए इनमें से कुछ पर जरा करीब से नजर डालते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है। सोचिए, एक थैले में 10 अलग अलग रंग के कंचे हैं।
अगली पीढ़ी के लिए आपको आंख बंद करके सिर्फ 5 कंचे उठाने हैं। अब हो सकता है कि किस्मत से हरे रंग का एक भी कंचा आपके हाथ में ना आए। बस अगली पीढ़ी में हरा रंग हमेशा के लिए गायब। यही जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जहां सिर्फ चांस या संयोग की वजह से कुछ जीन खत्म हो जाते हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक बहुत ही दिलचस्प, एक ड्रामेटिक रूप है फाउंडर्स इफेक्ट। जब किसी बड़ी आबादी से कुछ जीव निकलकर एक नई जगह पर बस जाते हैं, तो वो अपने साथ पूरी आबादी का जीन पूल नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा ले जाते हैं। और ये छोटा सा हिस्सा संयोग से ओरिजिनल आबादी से बहुत अलग हो सकता है। और अब आते हैं एवोल्यूशन के असली हीरो पर, नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, ये कोई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की खूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। प्रकृति उन गुणों को चुनती है जो किसी जीव को अपने माहौल में बेहतर तरीके से जीने और ज्यादा बच्चे पैदा करने में मदद करते हैं। जिनके पास ये फायदेमंद गुण होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, और जिनके पास नहीं होती, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसी ने चीते को रफ्तार दी और कैक्टस को कांटे। तो यही हैं वो 5 ताकतें: जीन फ्लो, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, जिन्होंने करोड़ों सालों में धीरे धीरे चुपचाप पृथ्वी पर जीवन की ये पूरी शानदार कहानी लिखी है। तो चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और इस कहानी को तेजी से देखते हैं। करीब 200 करोड़ साल पहले सेल बने। फिर एक लंबी खामोशी के बाद लगभग 50 करोड़ साल पहले समंदर में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव घूमने लगे। कहानी अब रफ्तार पकड़ रही थी। और फिर आया जिंदगी के इतिहास का वो सबसे बड़ा पल, जब उसने पानी से बाहर जमीन पर पहला कदम रखा। ये हिम्मत सबसे पहले पौधों ने दिखाई, और फिर उनके पीछे पीछे आईं वो कमाल की मछलियां जिनके पंख इतने मजबूत थे कि वो जमीन पर भी चल सकती थीं। लेकिन जमीन पर असली कब्जा करने की जंग अंडों को लेकर थी। मेंढक जैसे उभयचर पानी के पास रहने को मजबूर थे, क्योंकि उनके अंडे धूप में सूख जाते थे। फिर सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स ने एक क्रांतिकारी चीज बनाई, मोटे खोल वाले अंडे। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। अब वो पानी से दूर कहीं भी जा सकते थे। और बस इसी एक इनोवेशन के दम पर सरीसृपों ने अगले 20 करोड़ सालों के लिए पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। ये थी एज ऑफ रेप्टाइल्स, डायनासोर का युग। और इन राजाओं का भी एक महाराजा था, टीरेक्स, टेरानोसॉरस रेक्स। जरा सोचिए, करीब 20 फीट ऊंचा एक चलता फिरता शिकारी जिसके दांत खंजर जैसे थे। वो उस दौर की ताकत और भव्यता का प्रतीक था। लेकिन फिर अचानक ये सब खत्म हो गया। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले ये विशाल जीव पृथ्वी से गायब हो गए। ये हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल रहा है कि आखिर उनका क्या हुआ। साइंटिस्ट के पास कुछ थियोरीज हैं, कुछ सुराग हैं। एक थियोरी कहती है कि मौसम में आए भयानक बदलावों ने उन्हें मार डाला, और एक दूसरी बहुत ही दिलचस्प थियोरी कहती है कि वे मरे नहीं, बल्कि आज भी हमारे बीच हैं पक्षियों के रूप में। शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। डायनासोर का जाना एक युग का अंत था, लेकिन ये एक दूसरे युग की शुरुआत भी थी। जो खाली जगह बनी, उसे भरने के लिए छोटे छोटे डर कर जीने वाले स्तनधारी यानी मैमल्स आगे आए, और उन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया। तो मैमल्स के पास ऐसा क्या था जो रेप्टाइल्स के पास नहीं था? उनके पास कुछ सीक्रेट वेपन्स थे। वो अंडे नहीं, बल्कि जीवित बच्चों को जन्म देते थे, जिन्हें मां के शरीर के अंदर सुरक्षा मिलती थी। और तो और वो खतरे को भांपने और उससे बचने में कहीं ज्यादा होशियार थे। और कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है ज्योग्राफी की वजह से। जब महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया अलग थलग पड़ गया। नतीजा, वहां के पाउच वाले स्तनधारी जैसे कंगारू बिना किसी कंपटीशन के आराम से विकसित होते रहे, जबकि बाकी दुनिया में अलग तरह के मैमल्स ने राज किया। इस अरबों साल लंबी कहानी में कई कामयाब किरदार आए, लेकिन इस किताब का निष्कर्ष कहता है कि शायद सबसे सफल कहानी इंसानों की है। वजह, भाषा का विकास और सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी खुद के होने का एहसास। इन दो चीजों ने हमें इस ग्रह की सबसे प्रभावशाली प्रजाति बना दिया। तो ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम इसे समझिए केस फाइल, विकासवाद की केस फाइल, और सबूत वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हम ये कैसे जानते हैं कि एवोल्यूशन एक एक करके परतें छोलेंगे जिन्हें वैज्ञानिकों ने सदियों की मेहनत से जमा किया है। तो ये है हमारी जांच का रोड मैप।
हम 4 अलग-अलग फाइलों को देखेंगे। पत्थरों में छिपे संदेश, जीवन का ब्लूप्रिंट, रियल टाइम में होता हुआ विकास और आखिर में हम इंसानों का प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहली फाइल खोलते हैं। हमारा सबसे पहला सुराग कहीं और नहीं बल्कि खुद हमारी पृथ्वी की चट्टानों के अंदर छिपा हुआ है। हमारी तहकीकात की पहली कड़ी है जीवाश्म यानी फॉसिल्स। इनको ना आप लाखों साल पुराने जीवन का एक टाइम कैप्सूल समझ सकते हैं। ये चट्टानों में दबे हुए वो अवशेष हैं जो अपने जमाने की कहानियां सुनाते हैं। और ये चट्टानें भी कोई मामूली चट्टानें नहीं है। सोचिए कि ये पृथ्वी के इतिहास की एक बहुत मोटी किताब है। हर परत एक नया पन्ना, और जाहिर है जितना गहरा हम खोदते जाएंगे उतने ही पुराने पन्ने हमारे हाथ लगेंगे। तो आखिर ये जीवाश्म हमें बता क्या रहे हैं? देखिए, ये सब मिलकर एक ही कहानी सुनाते हैं, और वो भी जोर जोर से। ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन हमेशा से एक जैसा नहीं था। नई नई प्रजातियां आईं, फली फूली और फिर डायनासोर की तरह हमेशा के लिए गायब भी हो गई। ये एक लगातार बदलती हुई कहानी है, कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं। जीवाश्म तो हमें गुजरे हुए कल की कहानी सुनाते हैं, ठीक है, लेकिन सबूत सिर्फ मरी हुई चीजों में ही नहीं मिलते। अब हम अपनी अगली फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि आज के जिंदा जीव अपने शरीर में कौन कौन से राज छिपाए बैठे हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है, समझाता या होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रकृति ने कई बार एक ही ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया है, लेकिन उससे अलग अलग चीजें बनाई हैं। सोचिए, जैसे एक ही तरह की ईंटों से कोई घर बना ले, कोई दीवार तो कोई पुल। ब्लूप्रिंट एक, काम अलग। अब जरा सोचिए, एक व्हेल का तैरने वाला फिन, एक चमगादड़ का उड़ने वाला पंख और एक इंसान का हाथ। इनमें क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता है ना, पर हैरानी की बात यह है कि इन सब के अंदर हड्डियों का बेसिक स्ट्रक्चर वो बिल्कुल एक जैसा है। इसी को कहते हैं अपसारी विकास या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब शुरुआत एक ही पूर्वज से हुई, पर जरूरत के हिसाब से रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कभी कभी प्रकृति एक ही प्रॉब्लम का सल्यूशन अलग अलग तरीकों से निकालती है। इसे हम कहते हैं समरूपता या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। मतलब बनावट तो अलग अलग है पर काम एक ही है, और ये होता है अभिसारी विकास यानी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से। तो अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो समझाता यानी एक ही परिवार, काम अलग अलग, और समरूपता मतलब अलग अलग परिवार पर काम एक जैसा। एक हमें साझा पूर्वज के बारे में बताता है तो दूसरा ये दिखाता है कि कैसे एक जैसे माहौल में अलग अलग जीव एक जैसा सलूशन ढूंढ लेते हैं। और सुनिए, ये सबूत सिर्फ हड्डियों तक ही नहीं रुकते, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अगर हम और अंदर झांकें, मतलब जीवन के सोर्स कोड में, यानी हमारे डीएनए और प्रोटीन्स में, तो वहां भी हमें यही पारिवारिक रिश्तेदारियां साफ साफ दिखती हैं। और ये शायद सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। अब तक हमने पुरानी हड्डियों और शरीर की बनावट की बात की, पर मन में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या हम विकास को अपनी आंखों से सच में होता हुआ देख सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हमें मिलता है इंग्लैंड के पतंगों की एक कहानी में। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हम पहुंच गए हैं 1850s के दशक के इंग्लैंड में। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ है। हवा एकदम साफ है और पेड़ों के तने हल्के रंग की काई मतलब लाइकेन से ढके हुए हैं। अब इस हल्के बैकग्राउंड पर सफेद पंखों वाले पतंगे वो तो एकदम छिप जाते थे, जैसे गायब ही हो गए हों। लेकिन जो गहरे रंग के पतंगे थे वो बेचारे तो दूर से ही चमकते थे। नतीजा, शिकारी पक्षियों के लिए वो एक आसान नाश्ता थे। इसीलिए उस वक्त सफेद पतंगों की आबादी बहुत ज्यादा थी और गहरे वालों की बहुत कम। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्रियों से निकला धुआं और कालिक, और उसने पेड़ों के तनों को एकदम काला कर दिया। पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही बदल गया। रातों रात सीन पलट गया। और इसका नतीजा, सिर्फ कुछ ही दशकों के अंदर पासा पूरी तरह से पलट चुका था। अब काले पड़ चुके पेड़ों पर गहरे रंग के पतंगे आसानी से छिप जाते थे, और बेचारे सफेद वाले वो शिकारियों को दूर से ही दिख जाते थे। जो कभी बहुत कम थे अब उनकी आबादी बढ़ गई, और जो ज्यादा थे वो कम हो गए। तो इस पूरी कहानी का विलेन कौन था या हीरो? वो थे शिकारी पक्षी,
उन्होंने ही बिना जाने समझे ये फैसला किया कि कौन सा पतंगा बचेगा और कौन सा नहीं। और दोस्तों, इसी को कहते हैं प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। माहौल तय करता है कि जिंदा रहने के लिए कौन सा गुण बेहतर है। प्राकृतिक चयन तो लाखों सालों से चल रहा है, लेकिन हमारी जो आखिरी फाइल है वो उस ताकत के बारे में है जो आज एवोल्यूशन की रफ्तार को बहुत बहुत तेजी से बदल रही है। और वो ताकत है हम इंसान। जरा सुपर बग्स के बारे में सोचिए। हम कीटनाशकों और एंटीबायोटिक्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि एक जबरदस्त प्रेशर बनता है। इस प्रेशर में सिर्फ वही कीड़े या बैक्टीरिया बच पाते हैं जिनमें इन दवाइयों से लड़ने की ताकत होती है, और फिर वही आगे बढ़ते हैं और अपनी जैसी और मजबूत पीढ़ी बनाते हैं। ये मानव निर्मित विकास है जो सदियों में नहीं बल्कि महीनों या सालों में हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये एक बहुत जरूरी बात है। एवोल्यूशन का कोई फिक्स्ड गोल या मंजिल नहीं होती। ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं है। ये तो बस संयोग मतलब चांस और जरूरत का खेल है। माहौल में कोई बदलाव हुआ और जीवों में कोई अचानक से म्यूटेशन हो गया, बस कहानी आगे बढ़ जाती है। तो जब हम अपनी ये केस फाइल बंद करते हैं तो हमें क्या दिखता है? हम चाहे पत्थरों में दबे जीवाश्मों को देखें या जीवों की शारीरिक बनावट को या उनके डीएनए की गहराइयों में उतरें, सबूत की हर एक कड़ी एक ही तरफ, सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एवोल्यूशन बदलाव का ही दूसरा नाम है, तो आज हम अपने कामों से, अपनी एक्टिविटीज से पृथ्वी पर जीवन की कहानी को किस तरफ मोड़ रहे हैं? ये एक ऐसी कहानी है जिसके लेखक कहीं न कहीं हम सब हैं।